हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लोगों को दोस्तों कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, और अच्छा तभी लगेगा जब वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे, एनालाइज तभी कर पाएंगे। तो माय रिक्वेस्ट की वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों हम हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। हिमालय के बारे में हम दोस्तों पढ़ लिया पूरा, उसके कितने दर्रे हैं, क्या क्या दर्रे हैं, कौन कौन से राज्य में कौन से दर्रे हैं। उसके बाद दोस्तों हमने भारत का जो नदी तंत्र है वो भी हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है दोस्तों, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर का मैदान जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 17.9%, कितना दोस्तों, 17.9% जो है वो भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा उत्तर भारत का मैदान रखता है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि मैदान होते क्या है, मैदान क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैदान उस भू आकृति को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, उस भू आकृति को जो आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा कम ऊंचाई पर हो, थोड़ा आसपास के क्षेत्रों पे। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें तो ये जो इस तरह की जो सबसे ऊंचा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम पर्वत बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो छोटे छोटे ऊंचाई वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पहाड़ियाँ बोल देते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से ये जो ऊंचाई है इसको अगर कट देते हैं, प्लेन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो सबसे नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मैदान बोला जाता है। तो इसमें लिख दिया है कि आसपास के क्षेत्रों से कम ऊंचाई का हो तो उसको मैदान बोलते हैं। जिसकी सतह क्या होती है, समतल होती है, तथा ढाल अत्यधिक मंद हो। ठीक है, और कगार, कगार मतलब जो स्लाइड होती है ना, तिरछापन, उसका अभाव होता है इसके अंदर। ठीक है, ओके। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है, निक्षेपण से हो सकता है। निक्षेपण अर्थात जैसे नदियां, हिमालय की जो नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद लेके आई, उन्होंने अवसादों का निक्षेपण किया, उस वजह से भी निर्माण हो सकता है। अपर्दन से भी इसका निर्माण होता है दोस्तों। जैसे मरुस्थलीय मैदान जो होते हैं वो अपर्दन से भी निर्माण होते रहते हैं, क्योंकि रेत के टीले बने हैं, बड़े बड़े टीले बने हैं, हवाओं की वजह से उन टीलों का अपर्दन होता जाता है और वो उड़ते जाते हैं, इस वजह से भी मैदान का निर्माण होता है। तो अपर्दन से निर्माण होता है दोस्तों। सागर के स्थलखंड के निर्गमन से, मतलब सागर का जो स्थलखंड है, ठीक है, जो स्थलखंड है, क्या समुद्र है, समुद्र के अंदर एक स्थलखंड दबा हुआ था, वो क्या है, ऊपर आ रहा है, इमरजेंस हो रहा है, उसका निर्गमन हो रहा है। इंग्लिश में एमरजेंस मतलब एमर्जिंग। तो उसका जो स्थलखंड है वो अगर बाहर आ रहा है तो उससे क्या होता है दोस्तों, मैदान का निर्माण होता है या टापू का निर्माण होता है। या फिर निमजन से, निमजन से भी क्या होता है, सबमर्ज से। सबमर्ज मतलब काफी ऊंचा पठार टाइप का था, वो नीचे 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 सबमर्ज होता गया तो वो एक तरह से समतल मैदान बन गया। ठीक है, क्लियर आ गया, आपको समझ में आ गया फंडा कि समुद्र के अंदर था तो वो बाहर निकला, उससे भी मैदान बन सकता है। एक पठार था समुद्र के अंदर, समुद्र का लेवल यहाँ तक था, फिर क्या हुआ, पानी का लेवल बढ़ता गया तो अब ये यहाँ तक आ गया, तो अब ये क्या बन गया, अब मैदान बन गया। ठीक है, तो ये मैदान की डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान की स्थिति के बारे में। तो उत्तर भारत का मैदान जो है दोस्तों, हिमालय पर्वत, जो हमने हिमालय पर्वत पढ़ा था ना, हिमालय पर्वत के कहाँ पे हैं, दक्षिण में है, दक्षिण में है दोस्तों। और ये जो आपका प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप भारत का जो पठार है उसके किस में है, उत्तर में है। तो यही लाइन लिखी है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तर में स्थित है। इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 7 लाख वर्ग कितना दोस्तों, 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, ये फैक्ट याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, क्षेत्रफल 17.9% है, कितना 17.9% है। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई है, लगभग 3200 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 3200 किलोमीटर। याद रखिएगा फैक्ट, 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके जो फैक्ट हैं वो भी याद रख लीजिए। हालांकि ये फैक्ट ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है, जो मतलब यहाँ से ऐसे जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई इसकी कितनी है दोस्तों, औसत चौड़ाई इसकी लगभग 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, आगे है ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर है और औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, मतलब ढाल बहुत ही कम है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कगार नहीं होते हैं, पर्वत जो आपके मैदान होते हैं उनके अंदर ढाल बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, मैदानी भाग भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे उपजाऊ मैदान है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करती है दोस्तों। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो वेरी सिंपल, इसका निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय द्वारा जो नदियां हैं वो अपने साथ क्या है, अवसाद लेके आई, और वो अवसाद दोस्तों क्या है, उन्होंने जब इसमें डाले, अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो बैकग्राउंड के अंदर जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, जब इनके बीच में क्या था, टेथिस सागर था। टेथिस सागर में क्या थे, इनके अवसाद गिरे हुए थे दोस्तों। तो जब ये प्लेट दोनों मूव करने लगी तो जो ये वाली प्लेट थी यूरेशियन वाली, और जो इंडियन वाली प्लेट थी, ये इंडियन वाली प्लेट इसके नीचे जाके मूव हुई दोस्तों। ठीक है, इस वजह से क्या है, हिमालय का यहाँ पे निर्माण हुआ। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद में ये जो लीव थी इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से ये घाटी बन गई यहाँ पे, और इसी घाटी में जो हिमालय की नदियाँ थी वो लाके अवसाद डाला, तो यहाँ पे जो मैदान बना उसी को क्या बोला, उत्तर भारत का मैदान बोला गया दोस्तों। तो यही लाइन यहाँ पे है कि हिमालय की जो नदियाँ थी वो अपने साथ अवसाद लेके आई, और उन्हीं के निक्षेपण से जिस मैदान का निर्माण हुआ उसी को उत्तर भारत का मैदान बोला जाता है। और इसकी औसत गहराई कितनी है, 4-4.5 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, पहले बता चुका हूँ कितनी थी, 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, और औसत ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर है। और औसत गहराई कितनी है, तो गहराई में देखें तो नदियों की गहराई की बात हो रही है, तो गहराई 4-4.5 मीटर है, कहीं कहीं पर ये 3000 मीटर भी है। ठीक है, चलिए विस्तार कहाँ कहाँ है,
पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड, असम तथा पश्चिम बंगाल में इसका क्या है दोस्तों, विस्तार है। और थोड़ा विस्तार इसका किसमें है, राजस्थान में भी है, याद रखिएगा राजस्थान में भी इसमें विस्तार है दोस्तों। चलिए, मैदान का निर्माण किससे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के बाद देखिए आपका नदी तंत्र है वो देख सकते हैं। आपका ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, उसकी सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ इधर मैप में दिख नहीं रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी, और इन नदियों के ही संगम से दोस्तों क्या है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, वेरी सिंपल, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मेरा जो नदियों वाला वीडियो है उसको आप क्लियरली देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं इस दोस्तों, इसके कितने पार्ट्स हैं, जो भौतिक या भू आकृतिक विभाजन है। भौतिक या भू आकृतिक विभाजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस विशाल मैदान के भौगोलिक आकृतियां अर्थात उनके रचना करने वाली सामग्रियों के आकारों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कहीं पे इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको उपजाऊ मिट्टी मिलती है तो कहीं पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो उसी में इसमें क्या है, भिन्नता पाई जाती है। और इनका विकास बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों से हुआ है, जबकि निम्न क्षेत्र जो होते हैं वो बारीक कणों से बने होते हैं। इन्हीं कणों में भिन्नता के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर 5 भागों में विभाजित किया है। उत्तर से दक्षिण की ओर 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। कहीं कहीं पर आपको 4 भाग भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो 5वां भाग जो है वो डेल्टा है। डेल्टा को ये लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि जनरली डेल्टा जो है समुद्र तट पर बना होता है, तो मैदान का पार्ट ना भी माने तब भी चल सकता है। तो आपको अगर ऑप्शन में 4 मिलता है तो 4 इज करेक्ट आंसर, अगर 5 मिलता है तो 5 भी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए कौन कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और डेल्टाई प्रदेश। इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहले उससे दोस्तों हम एक बार इससे समझ लेते हैं। जो आपका पहाड़ होता है ये एक तरह से शिवालिक रेंज है। ठीक है, सबसे हिमालय की जो सबसे लास्ट रेंज कौन सी है, ठीक है, कौन सी है दोस्तों, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्यम हिमालय और शिवालिक रेंज जो है। तो शिवालिक रेंज जो है लास्ट वाली रेंज है, उसी के नीचे क्या होगा, फिर नदियों का निर्माण होगा। तो शिवालिक के बाद में दोस्तों जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं इसको क्या बोला जाता है, भाबर रेंज बोला जाता है। ठीक है, भाबर रेंज। ठीक है, भाबर के बाद दोस्तों क्या है, तराई क्षेत्र। क्या है, तराई क्षेत्र दोस्तों, तराई क्षेत्र, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों नदी प्लेन्स के अंदर आती हैं। तो प्लेन्स, जब नदी घाटी है, ये देखिए नदी घाटी, तो नदी घाटी के जो पास वाला क्षेत्र है, कम ऊंचा होता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, खादर प्रदेश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, खादर है। और उसके बाद जो बाहर वाला है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, तो उसको क्या बोला जाता है, बांगर। और डेल्टाई प्रदेश जो नदी समुद्र में गिरते टाइम डेल्टा बनाती है, उसको डेल्टाई प्रदेश बोलते हैं। अभी हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश क्या होता है दोस्तों, इसका विस्तार शिवालिक हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों में तथा पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी तक देख सकते हैं दोस्तों। तीस्ता नदी तक इसका देख सकते हैं दोस्तों। जब शिवालिक रेंज, इस मैप में आपको देखने को मिलेगा, जब शिवालिक रेंज खत्म होती है तो शिवालिक रेंज के बाद में, या फुट हिल्स, गिरिपथ क्या मतलब क्या होता है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। फुट हिल्स ऑफ शिवालिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 8 से 16 किलोमीटर। आपको फैक्ट याद रखना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर। ठीक है, इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए भारी कंकड़, याद रखिए फैक्ट क्या है, भारी कंकड़। ठीक है, उसके बाद छोटे कंकड़ तथा बजरी से हुआ है। भारी कंकड़ आपको याद रखना है, भारी पत्थर से। ठीक है, क्योंकि ये इसी वर्ड से आप आगे वाला जो है उसको एनालाइज कर पाएंगे। जैसे ये देख रहे हैं, ये भारी भारी पत्थर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पत्थर दोस्तों क्या है, ये जो लेके आई है, इससे जो निर्माण हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे इस एरिया को देखिए, यहाँ पे क्या है, इन पत्थरों के नीचे से नदी बह रही है, नीचे नदी बहती है, नीचे से बहती है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ तो क्या हो जाती है, विलुप्ति हो जाती है, और बड़ी नदियाँ क्या है, जब पत्थर है तो खंडों में विभक्त हो जाती है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो नदी हिमालय से तो यहाँ तक लेके आ गई, परंतु यहाँ पे आके वो फिर विभक्त हो रही है, इसके नीचे छुप रही है, इसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन ये है, हिमालय से दोस्तों नदी जब बहती है तो उसकी ढाल बहुत तीव्र होती है, तो उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए वो लेके चलती है। परंतु जैसे यहाँ पे आती है, प्लेन्स के अंदर आती है, तो दोस्तों क्या होता है, उसको ढाल नहीं मिलती ज़्यादा। हम पहले भी देख चुके हैं कि कितना 25 सेंटीमीटर के आसपास मिलती है। तो इतनी ढाल में क्या है, उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, जो बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन या बड़े बड़े पत्थर आते हैं उनको वो लेके नहीं जाती, हालांकि वो काट काट के उनका निक्षेपण करके जरूर जाती है, जो आगे जाके आगे वाले मैदानों में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के चट्टानी क्षेत्र को पंजाब में भाबर तथा असम में क्या है, दुआर कहा जाता है। दुआर और भाबर इसको कहा जाता है। समझ में आ गया। तो इस क्षेत्र में क्या है, सिंधु से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई है दोस्तों, और इसमें क्या है, छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और फैक्ट क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कृषि योग्य भूमि या कृषि योग्य भूमि यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है, कृषि नहीं यहाँ पे कर सकते। ठीक है, अगला देखते हैं, इसके बाद वाला जो कौन सा भाग आता है वो आता है आपका तराई। तराई क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, भाबर के समानांतर ही होता है। इसका विस्तार दक्षिण में तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भाबर का जो विस्तार है वो दक्षिण में तराई क्षेत्र कहलाता है, और 10 से कितना 20 किलोमीटर के मध्य इसका विस्तार है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो नदियां भाबर में विलुप्त हो गई थी, जो नदियां भाबर में विलुप्त हो गई थी वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे वापस प्रकट होती है, वापस प्रकट होती है, दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो कंकड़ पत्थर या जो निक्षेपण होंगे वो क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें
काफ़ी नम तथा दलदलीय प्रकार का होता है, काफ़ी नम और दलदलीय क्षेत्र होता है। ठीक है, वन्य जंगलों तथा जीवों की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। इस क्षेत्र में कौन सा दूधवा, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कौन से? दूधवा, काजीरंगा, मानस। दूधवा, काजीरंगा और मानस। मानस, दूधवा, काजीरंगा जो वन क्षेत्र स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है? तराई रीजन में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आप 3 डिफरेंस लिखिए, 2 डिफरेंस लिखिए, 1 डिफरेंस लिखिए, कुछ भी। ठीक है, तो पहला क्या है दोस्तों? सिंधु और तीस्ता नदी। यह है क्या है? शिवालिक के गिरिपद में सिंधु से तीस्ता नदी तक और उसी के समानांतर यह स्थित है। इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 8 से 16 किलोमीटर है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है तराई की? 10 से 20 किलोमीटर। इसका निर्माण किससे हुआ था? इसका निर्माण मैं पहले ही बता चुका हूँ, बड़े बड़े पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर और उससे निर्माण हुआ है। जबकि इसमें क्या है? छोटे कंकड़ पत्थरों से निर्माण हुआ है। छोटे कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। इसके अंदर नदियाँ क्या है? छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती है और बड़ी नदियाँ जो है वो धाराओं के अंदर विभक्त हो जाती है। और इसमें क्या है? नदियाँ प्रकट होती हैं। इसमें कृषि योग्य उपजाऊ भूमि नहीं है और यह कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, वैसे पहले मतलब इसमें भी कौन से प्रकार की कृषि की जा सकती है? तो इसमें अगर देखें तो धान की खेती, गन्ने की खेती दोस्तों और जूट की खेती इसमें की जा सकती है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र है, मासी एरिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या आता है? बांगर। कौन सा दोस्तों? बांगर। बांगर को क्या है? पुराने जलोढ़ मृदा या उच्च भूमि जहां पर बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पा रहा। उच्च भूमि जहाँ पे बाढ़ का जल जो है, ये देखिए ये नदी है, यहाँ से जैसे एक नदी है, ये नदी जो है दोस्तों बह रही है। ठीक है, इसके आसपास जो है ये छोटी भूमि, मतलब इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, और यहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है। इसके बाद ये एरिया जो है इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे पहले कभी बाढ़ का पानी पहुँचता था, पहले कभी बाढ़ का पानी पहुँचता था, परंतु नदी इसके अंदर बहते बहते अपनी जो गहराई है वो बढ़ाती जा रही है। नदी घाटी की गहराई बढ़ रही है। इस वजह से क्या है? नदी का जो पानी है वो, बाढ़ का पानी वो ज़्यादातर नदी के अंदर रह रहा है, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक जो है पहुँच ही नहीं रहा। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं इसको? बांगर क्षेत्र बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, पुराने जलोढ़ मृदा को क्या? बांगर मृदा बोलते हैं। यहाँ की मृदा को क्या बोलते हैं? बांगर मृदा। और बांगर मृदा को भांगर मृदा भी कहा जाता है, भांगर मृदा भी इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। और इन क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों? इन क्षेत्रों में चूने की छोटी छोटी जो है ना ग्रंथियाँ या संग्रथियाँ एक तरह से पाई जाती हैं, जिनको क्या है? कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती हैं। और ये जो कंकड़ है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेह, कल्लर या धुड़ के नाम से भी जाना जाता है। रेह या कल्लर, जो ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेह और कल्लर दोस्तों। ठीक है, होता क्या है? जब यहाँ पे क्या है, अब ज़मीन के अंदर मतलब एक तरह से उपजाऊ ज़मीन नहीं रही। ठीक है, कभी उपजाऊ हुआ करती थी क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी आता था, पर अब बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है। फिर भी क्या करते हैं लोग, यहाँ के जो लोग होते हैं, ये सिंचाई की जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होता है? ज़मीन के अंदर जो केशिकात्व क्रिया होती है ना, केशिकात्व जो क्रिया होती है, उससे क्या होता है दोस्तों? अंदर का जो नमक है वो क्या है? भूमि पर एक परत के रूप में जम जाता है और इसी को रेह या कलर बोला जाता है। इसी रेह को कलर बोला जाता है। और यही एक तरह की ये समस्या है। कहाँ पे? ज़्यादातर ये पंजाब, हरियाणा और यूपी में देखने को मिलती है। यूपी में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं खादर। खादर बांगर का जस्ट उल्टा। ये जैसा कि मैप पे देख रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, नवीन जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ की वजह से जो मिट्टी जहाँ तक पहुँच पाती है ना, उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? खादर बोला जाता है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। और जब नवीन है तो क्या है? खादर या बैठ कहा जाता है। और ये उपजाऊ बहुत होती है, इसलिए कृषि कार्य के लिए दोस्तों सबसे फिट होती है। कृषि कार्य के लिए ये सबसे फिट जो है वो होती है। ठीक है, अब दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। पहला डिफरेंस क्या है? मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर में, और खादर में क्या होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है और इसकी ऊंचाई कम होती है। इसकी उर्वरकता भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि पुरानी है तो यहाँ पे कृषि योग्य भूमि ज़्यादा फिट नहीं होती है दोस्तों। और यहाँ पे क्या होती है? काफ़ी उर्वरकता होती है। एक और याद रख लेना कि यहाँ पे रेह या कलर की जो समस्या होती है कहाँ पे पाई जाती है? बांगर में मिलती है आपको। खादर में ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे क्या है? भूजल स्तर क्या है? गहरा है। भूजल स्तर क्या है? गहरा है। यहाँ पे भूजल स्तर जो है ऊंचाई पे ही आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको याद रख लेना है। मिट्टी, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़। ऊंचाई यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है दोस्तों। खादर में कम ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं डेल्टा के आधार पर। ठीक है, डेल्टा क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप देख रहे हैं ये नदी धारा आती है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि समुद्र के पास जाते जाते एकदम ऊंचाई जो है बहुत ही कम हो जाती है। इस वजह से नदी की स्पीड क्या है? बहुत ही कम स्पीड हो जाती है। और इस स्पीड की वजह से क्या है? नदी जो है अपनी मिट्टी यहाँ पे जमा करती जाती है और क्या है? कई धाराओं के अंदर बंट जाती है। कई धाराओं के अंदर बंट जाती है दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। भूमि के ढाल के अभाव से नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदियों द्वारा लाई हुई संपूर्ण अवशेष जलोढ़ में यहाँ पे जमा कर देती है। यही लाइन इसने लिखी है, जिसके कारण नदियाँ कई धाराओं में क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। इसे नदी वितरिकाएं भी कहती हैं। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है? डेल्टा के अंदर जो उच्च भूमि होती है, क्या होती है? उच्च भूमि को क्या बोलते हैं दोस्तों? चार या चर
क्या है, चर है दोस्तों, ठीक है। चार या चर बोला जाता है। और कुछ जो है वो अंदर जम जाती है, जो पानी के नीचे रहती है, दिखाई नहीं देती, उनको क्या बोला जाता है, बिल। तो याद रखिए जो नीचे वाली है उनको बिल या बिलो, बिलो से याद रखिए बिल, उसको बिल बोलते हैं। चर जो है ऊपर वाली भूमि बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। सारा फैक्ट समझ में आ गया। तो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। कल की क्लास के अंदर अभी इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे। उस पार्ट 2 के अंदर हम क्या देखेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे इसका पारदर्शिक वर्गीकरण। कौन सा दोस्तों, पारदर्शिक वर्गीकरण। पारदर्शिक वर्गीकरण इसका हम पढ़ेंगे। उसमें हम पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, और डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में थर्ड इसका जो पार्ट देखेंगे, उसके अंदर जो मैदान है उसका महत्व क्या रहेगा वो भी हम कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।